बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिटिंग फैक्टर का हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों, और मेक और बाय डिसीजन हमने जो है वो लास्ट टाइम पढ़ा था। सारे स्टूडेंट्स को अगर याद हो तो मेक और बाय डिसीजन हमने जो है वो पढ़ा था, और उसके अंदर ये था, फॉर एग्जांपल हमने ली थी कि प्रोडक्ट ए जो है वो प्रोडक्ट को अगर हम खुद बना रहे हैं तो 10 रुपये का बन रहा है, और एक्सटर्नल मार्केट से ले रहे हैं तो 8 रुपये का पड़ रहा है। इन द सेम वे जो प्रोडक्ट कॉस्ट 16 रुपये है, वो हमें खुद बनाने पे एक प्रोडक्ट बी है वो 16 रुपये की पड़ रही है, लेकिन वही बाहर से बनवाएं तो 18 रुपये। तो अब इधर क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ए तो साफ क्लियर डिसीजन में समझ में आ रहा है कि अगर हम बाहर से बनवाएं तो हमें 2 रुपये सस्ती पड़ रही है वो चीज़, लेकिन प्रोडक्ट बी के लिए ज़रा मसला ये है कि वो हमें 16 रुपये की पड़ रही है और बाहर जो है $18 की मिल रही है। देखो इतनी बारीक कैलकुलेशन भी कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट से लेता है। तो ये डिसीजन में आ गया कि प्रोडक्ट ए हम बाहर से बनवाएंगे और प्रोडक्ट बी को हम खुद बनाएंगे। लेकिन दूसरी एग्जांपल जब आए थे तो प्रोडक्ट कॉस्ट 10 रुपये थी बनाने की और 16 रुपये की थी दूसरी प्रोडक्ट की, लेकिन एक्सटर्नल मार्केट कॉस्ट पड़ी तो पता चला 11 रुपये वो भी ज़्यादा है और 18 रुपये वो भी ज़्यादा है। सर हमने तो सस्ते के लिए भेजा था कोटेशन, ये तो ज़्यादा है। बिल्कुल। अब क्या किया जाए, कोई एक चीज़ लिमिटिंग फैक्टर है, कभी मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, कभी लेबर लिमिटिंग फैक्टर है, और आपको यूनिट कम बनाने पड़ रहे हैं। तो अब आपको डिसीजन लेना है। वैसे तो होना ये चाहिए था कि दोनों के दोनों चीज़ें जो है इन हाउस बननी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, कुछ अदर फैक्टर्स थे जैसे कि मटेरियल है, लेबर है, उसकी वजह से लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो अब कोई ना कोई एक यूनिट आपको जो है इन हाउस बनाना पड़ेगा, और जिसमें लिमिटिंग फैक्टर है उसको आपको बाहर से बनवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर बेटा? सारे स्टूडेंट्स को याद है? सर हाउ वी कैन डील विद द मेक और बाय प्रोडक्ट डिसीजन को किस तरह से, ये रहा बेटा, हाउ टू डील विद द मेक और बाय डिसीजन सिनेरियो क्वेश्चंस। कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हर यूनिट बनाने की एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी ले रहा है। कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना उसको लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। रैंक द प्रोडक्ट आ जाएगा, और फिर एलोकेट रिसोर्सेज आ जाएंगे। ये आपके पास हमने कर लिया था। आज से फर्दर आगे डिटेल में बात करते हैं। पहले एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर निकालोगे, इसके बाद रैंक आउट करोगे। सबके इधर तक क्लियर है? जरा बता दो प्लीज। अच्छा जी, अब ज़रा गौर से सुनिएगा सारे स्टूडेंट। इधर तक हमजा, बानूर, उमर हमारा हो गया था सारा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक नई चीज़ आपको इसी चैप्टर में, ये आपका मेक और बाय डिसीजन यही था कि आप एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ परचेजेज निकालोगे, यानी इन हाउस जो प्रोडक्ट कॉस्ट बन रही है और जो आप एक्सटर्नल परचेजिंग की जो कॉस्ट है दोनों का डिफरेंस निकालोगे। वो आया 4 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये।
और जो फिर आप उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को डिवाइड कर देना लिमिटिंग फैक्टर से, कि हर वो यूनिट कितने कितने जो है यूनिट्स में और केजी में और जो है आवर्स में बनता है। तो कॉस्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें सबसे कम कॉस्ट लग रही है उसको हम बाहर से बनवाएंगे ताकि हमें कम पैसे देने पड़े। जो सबसे महंगी बना के दे रहा है वो हम अपने इन हाउस ही बना लेंगे। कुछ बात समझ में आई है? इज इट क्लियर बेटा? अब सारे सुन, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। ये हमारा कंप्लीट आउट हो गया था। इसी चैप्टर में एक टेक्निकल पॉइंट और है और उसको बच्चों बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है भाई। नेट का वापस से रिजॉइंड हो जाओ। बाकी तो ये सुबह से इधर क्लासेस ले रहा हूँ, बेहतरीन चल रहा है। वापस से जल्दी से रिजॉइंड हो जाओ। अच्छा जी, ज़रा देखते हैं। हमारे टॉपिक का नाम इसी चैप्टर के अंदर है, जिन्हें नया टॉपिक है सर, क्या है नाम? रेलेवेंट कॉस्टिंग। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बात की बात है। रेलेवेंट कॉस्टिंग। ओके सर, क्या होता है रेलेवेंट कॉस्टिंग? ये तो बहुत आगे की बात है। सबसे पहले इधर देखना है, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, याद रख लेना, यानी हम मेक कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, या हम कौन सी जो है लिमिटिंग फैक्टर है, तो हम कौन सा जो है प्रोडक्ट पहले बनाएंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर। तो जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, नहीं उसी में हरीम चल रहा है। मेक और बाय डिसीजन कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है हरीम। मेक और बाय डिसीजन कंप्लीट हो गया है, लेकिन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट बेटा? बेटा वही लिमिटिंग फैक्टर ही चल रहा है हरीम, जिसके अंदर आपने सबसे पहले ए बी सी डी के अंदर रैंकिंग करी थी, फिर मेक और बाय आ गया था। अब तीसरा टॉपिक रेलेवेंट कॉस्टिंग आया है मेरा बेटा, बार बार कह रहा हूं। बेटा कभी भी कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी हम डिसीजन लेने का वक्त आता है, तो याद रखिएगा उसमें हर जगह पे रेलेवेंट कॉस्ट यूज़ होती है। तो सर ये होता क्या है, वो तो बात की बात है। इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी आपको साथ साथ लिखनी होगी, मेरे साथ साथ लिखो। इन डिसीजन मेकिंग, मैं इसीलिए बोल भी रहा हूँ कि किसी को साथ साथ लिखनी है, इसलिए कि हर एक स्टूडेंट ने साथ ही लिखी थी। इन डिसीजन मेकिंग relevant cost, or you can say that relevant costing is used। सबसे पहले तो बता दिया इन डिसीजन मेकिंग, इसको बैकबोन का दर्जा दिया जाता है हर एक डिसीजन मेकिंग के अंदर। इन डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट कॉस्ट इज यूज्ड। सर क्या होता है, क्यों होता है, मैं तो वो बहुत आगे की बात है ना, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी। फुल स्टॉप है। नेक्स्ट टाइम से लिखा है द फॉलोइंग character, the following characteristics of relevant cost are: number 1, directly attributable
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल क्या होता है, क्यों है, वो बात की बात है। जहाँ पे डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल लिखो, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा। और फिर सेकंड पॉइंट क्या है, इंक्रीमेंटल, यानी रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सी, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब को देख के फिर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा क्या आया ये रेलेवेंट कॉस्ट है या नहीं है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट होनी चाहिए, सर नंबर थर्ड, एक टर्मिनोलॉजी तुमने शायद पहले भी पढ़ी हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आ गया भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अभी अली रजा वापस जाऊंगा पीछे तो उस वक्त लिख लेना, जगह इसलिए छुड़वा रहा हूँ ताकि पता चले तुम साथ साथ लिखना। पहला था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये सब रेलेवेंट कॉस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर है इंक्रीमेंटल, और फिर क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपके पास मस्ट बी अ कैश फ्लो, मस्ट बी अ कैश फ्लो। सर ये है क्या, पहले लिख लो फिर बताता हूं, सीव्यू समझ लो। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जिसको कंसीडर किया जाए, जिसको डिसीजन लेते वक्त जिस कॉस्ट के बारे में सोचा जाए, जिस कॉस्ट के बारे में नजर रखी जाए, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट कॉस्टिंग। सर कुछ बात समझ नहीं आई? नहीं बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जुनेद, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने ऊपर सबसे पहली लाइन में लिखवाया भी था, अभी तो मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। यानी रेलेवेंट कॉस्ट जिंदगी में याद रख लो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, इंक्रीमेंटल होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होनी चाहिए, और मस्ट बी या कैश फ्लो। अभी 100 मरतबा रिपीट होगा, वापस से देख लेना। ओके सर, फॉर एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा जरा, गौर से कि सर इसका मतलब क्या है। जैन जरा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सखर से हैदराबाद जा रहे हैं, गौर से सुनना भाई, सखर से हैदराबाद जा रहे हैं आप अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी में 4 व्हील में आप सखर से हैदराबाद जा रहे हैं। और आपको ये मालूम है कि हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल लगता है। यानी हम रूटीन वर्क में है कि हम बार बार सखर से हैदराबाद और हैदराबाद से सखर आते जाते रहते हैं, तो हमें इस चीज़ का एक जनरल आइडिया है कि इसमें कितना पेट्रोल लगेगा या कितना डीजल लगेगा। इधर तक सबके क्लियर है? या उनको पता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे टूल आएगा,
अरीम कहाँ कहाँ पे जुनेद हमें टूल देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो वो हमें पता है कि टोटल हमें हैदराबाद से सक्कर और सक्कर से हैदराबाद आने में कितना खर्चा लगेगा। ओके सर। आपने अपने दोस्त को बोला चल यार मैं निकल रहा हूँ, और अब मुझे जो है ना वो सक्खर में, अब आप थे अभी ना, बोले यार मुझे जो है ना हैदराबाद जाना है, तो मैं इसलिए अब इंशाल्लाह जो है फिर बाद में तुमसे बात करता हूँ। आपके दोस्त ने बोला कि यार तू मुझे भी साथ ले ले यार। मैं फिर बोल रहा हूँ, और मुझे भी छोड़ देना। मेरा सवाल यह है, आपने फौरन अपने दोस्त को एक जवाब दिया, यार पैसे लूंगा छोड़ने के। बोले यार तुम तो बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी हो। उसी रूट पे छोड़ना है जो तुम जा रहे हो, कोई नई जगह पे थोड़ी छोड़ने जा रहे हो मुझे। वो कह रहा है कि भाई जो तुम रास्ते में आओगे ना, तो तुम सक्खर से हैदराबाद जा रहे हो, तो बीच में फॉर एग्जांपल कोई और कोई स्टेशन आ रहा है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे दोस्त को उधर उतरना है, तो आप बोल रहे यार एक बात सुन, मुझे जो है वो बीच में रास्ते में उतार देना। हमने फौरन उससे बोला भाई बात सुनो, 2,000 रुपये का पेट्रोल लगता है पूरे सक्खर से हैदराबाद जाते हैं। ऐसे अपनी तरफ से मिसाल बना रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। चल तू दादा आधे ही दे देना। बोला यार अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम खुद ही बेयर करते या नहीं करते? अगर मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आऊं तो तुम पूरे 1,000 रुपये खुद ही बेयर करते ना, वो तुम मुझसे तो नहीं लेते। अब मैंने तुम्हें बोल दिया तो तुम जो है एल्फी की तरह मेरे चिपक ही गए हो कि नहीं मुझे दे दो यार, आधे पैसे दे देना मैं छोड़ दूंगा। इधर तक सबके बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इधर तक सबके क्लियर है कि आप जा रहे थे कहीं पे, तो मैंने अरीम अपना काम भी तुम्हें दे दिया मानूर। मैंने कहा यार ये मेरा भी काम करते हुए आ जाना। आपने फ़ौरन पैसों का तकाजा कर लिया। आप बोले यार मैं अगर काम नहीं देता तो तुम फिर भी जो है तुम्हें तो जाना ही था ना, तुम मेरे लिए थोड़ी स्पेशली जा रहे हो। अब हुआ क्या है गौर से सुनो। आपका दोस्त बोल रहा है यार अगर चलो तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो, और अगर तुम्हें जाना होता तो तुम पब्लिक बस में जाते। हमने कहा बिल्कुल जाते। तो पब्लिक बस कितने पैसे ले रही है? बोल रहा है 50 रुपए। तो बोल रहा है यार वही 50 दे दे भाई मुझे। तो तुमने बोला भाई मैं भी तो अपनी गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अब ये समझ में आ रही है बात? तो वो जो बीच में जगह हरीम आ रही है, या कोई ऐसा जंक्शन आ रहा है, कोई ऐसा स्टोर आ रहा है, बहुत अच्छी तरह अल्लाह के एहसान से समझा सकते हैं, बस सुनने वाला गौर से हो। अगर उसी रूट पे हमें मानूर उसको छोड़ जो है ड्रॉप करना है, उमर हमें जुनेद उसको उसी वाले, बल्कि इवन हमें कोई भी ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसी रूट पे छोड़ रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि इसमें कोई रेलेवेंट कॉस्ट तुम्हारी ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन हाँ तुम्हारा दोस्त जो है बोल रहा है यार यूँ थोड़ा सा टर्न करके आगे जो है शहर में छोड़ते हुए फिर हाईवे पे आ जाना। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी जुनेद। तुम्हारा दोस्त बोल रहा है नहीं नहीं यार तू एक काम कर, गर्मी बहुत हो रही है, मुझे घर तक ड्रॉप कर दे यार। तो मानूर अब जो है वो जो उसके घर पे जाने के लिए अंदर की तरफ, आप तो हाईवे पर थे, तो वो जो हाईवे से अंडर कट काटा है, और तकरीबन अपनी तरफ से सारी चीज़ें एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि ज़िंदगी भर याद रहे। तेरा टॉपिक है तो लेमैन एग्जाम्पल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह बच्चों को याद हो गया था। वो अगर 15 किलोमीटर
जैन हम अगर उसको अंदर और छोड़ने जाएं तो ये बात कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं कि और मज़ीद पैसे लगेंगे। तो जो मज़ीद पैसे लगेंगे दैट इज़ कॉल्ड रेलेवेंट कॉस्टिंग। लेकिन अगर उसको मेन हाईवे पे ही छोड़ दिया तो देर इज़ नो रेलेवेंट कॉस्ट। इधर तक सबके क्लियर है? मेरे ख्याल से जितनी कॉस्ट और जितने किलोमीटर वो हमसे हमारा दोस्त ने एक्स्ट्रा लगवाई है तो वो हम दे देंगे, बाकी तो तुम खुद भी जा रहे हो तो उसकी कॉस्ट तो तुम बेयर कर ही रहे थे। आई थिंक इट्स फेयर इनफ ना, इट्स टोटली क्लियर अबाउट इट। क्या ख्याल है बेटा, सबको समझ में आ गई होगी बात? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़रा सा उमर पहले इसको अंदर ये इसको और भी बताऊंगा। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मस्ट बी अ कैश फ्लो। इसके अंदर मैंने एक और हेडिंग मार्क कर रहा हूँ, फिर इसके ऊपर वापस से आऊँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादातर थ्योरी के अंदर सवाल आता है रेलेवेंट कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड। रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर ये सब शामिल नहीं होता। रेलेवेंट कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड। सर क्या नहीं करता इंक्लूड? क्या हम नहीं लेते? वेरी गुड मानू, रुक जाओ एक मिनट। अच्छी बात है अगर याद है थ्योरी याद करनी। रेलेवेंट कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। Relevant costs do not include the following cost या following number 1 past cost, or you can say that sunk cost। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना कंसंट्रेट करके सुन रहे हो। पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट। नंबर 2 कमिटेड कॉस्ट। नंबर 2 कमिटेड कॉस्ट। नंबर 2 कमिटेड कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट नहीं लेते, पास्ट कॉस्ट नहीं लेते। अभी आ रहा हूँ ना बेटा जुनेद, बोल तो रहा हूँ, सिर्फ लिखवा रहा हूँ यार। नंबर 3 एलोकेटेड कॉस्ट। allocated cost। नंबर 4 कमिटेड कॉस्ट। बस 3 कॉस्ट हैं, पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट बोलो, संक कॉस्ट बोलो, कमिटेड कॉस्ट बोलो या एलोकेटेड कॉस्ट बोलो। अब ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़, ये तीनों कॉस्ट नहीं लेते। सर ये ज़रा बता दें, बल्कि यूँ कह लो रेलेवेंट कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। फॉलोइंग कॉस्ट लिख दो, अभी समझा रहा हूँ बेटा।
बिल्कुल सही है, इररेलेवेंट ही है। पास्ट कॉस्ट और संक कॉस्ट जैसे जुन्ने ने कहा सर ये ज़रा बता दें। सर पास्ट कॉस्ट या संक कॉस्ट को बता दें, ये फिर मैं कह रहा हूँ जो कि नहीं लोगे। A cost that was incurred in past and had no connection with the taking or not taking of decision। यार अ कॉस्ट दैट वाज इनकर्ड इन पास्ट, जो पास्ट में लगी हो, एंड हैड नो कनेक्शन विद द टेकिंग और नॉट टेकिंग ऑफ डिसीशन। मिसाल दे रहा हूँ मेरा बेटा, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, सारे सुन लो ज़रा गौर से, फिर उसके ऊपर वापस से आऊँगा। बैड डेट कहाँ से आ गया यार? इतनी मुश्किल कॉस्ट को कभी एग्जाम्पल में दोगे, कभी भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। जब तक आसान एग्जाम्पल है बेटा, मेरा ये बिलीव है, कभी भी मुश्किल नहीं करा करो। आप कोई जो है बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है सर, कहाँ जा रहे हो? दूसरे शहर में। सर कौन से शहर में? लाहौर जा रहे हैं। आप रहते कहाँ हो? कराची में रहते हो। सबसे पहला सवाल, आपको खुद जाना पड़ेगा लाहौर? जी हाँ। आपने क्या करा? एक जहाज़ का टिकट ख़रीदा और आप जो है लाहौर चले गए। और भी बता सकता हूँ। अब उधर जाके जाहिर सी बात है रोड पे तो रहोगे नहीं, या ट्रेन की पटरी के पास तो रहोगे नहीं। लाहौर जाओगे तो जाहिर सी बात है होटल लेना पड़ेगा। अभी गए हो, चलो एक और आसान कर दूं, सिर्फ सर्वे करने गए हो। हमारे मुताबिक है यार, हम सरवाइव कर सकेंगे। जाओगे डेफिनेटली, भूखे तो नहीं आओगे। 3-4 दिन के लिए जा रहे हो मेरा बेटा, तो खाना खाओगे, लंच करोगे, होटल का किराया दोगे, फिर लोगों से मिलोगे, ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। मेरा बेटा ये तो बात की बात है कि खुलता है बिजनेस या नहीं खुलता। घर आ गए भाई 4-5 दिन के बाद, कुछ थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन गैदर हुई, लेकिन बाकी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हैं। कुछ बात समझ में आ रही है सबके? कि जितनी कॉस्ट लगी, 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ एक हफ्ता रहने का, साथ एक और 2 बंदों को भी साथ लेके गए थे। दिस इज कॉल्ड पास्ट कॉस्ट और संक कॉस्ट। इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे डिसीजन से। हैव यू गॉट माई पॉइंट? इज इट क्लियर मेरा बेटा? चलो तुम वापस आ गए, तुमने पोस्टपोन कर दिया भाई, इधर अब बिजनेस ही नहीं खोलना है। जल्दी फास्ट, सबके क्लियर है बेटा? फास्टली बेटा ज़रा जवाब दे दो। आपने कहा किसी और शहर में, अगेन समझा दे क्या सलमान? इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ। जितनी ट्रैवलिंग की कॉस्ट करी है, जितनी होटलिंग करी है, कोई सर्वे करने गए हो, कोई इन्फॉर्मेशन, क्या मिक्सअप हो गया? कोई मैंने 2 चीज़ें बातें करी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ जो आपने कोई सर्वे करने के लिए गए हो, ये माइक जो है सारे, ये माइक क्लोज करो भाई। जुनेद, ये माइक क्यों खोल देते हो तुम?
तो जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी जो है संक कॉस्ट होगी, और यू कैन से दैट पास्ट कॉस्ट। हम कोई इदारा खोलने के लिए जा रहे हैं, अब वो इदारा खोलने के लिए जा रहे हैं और हमने क्या करा, हमें कोई जगह चाहिए रेंट पे, आपने क्या करा, एक और बेस्ट एग्जाम्पल, आपने अखबार में ऐड दे दिया भाई 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, कि मुझे 500 गज की एक जगह चाहिए। वो भाई कोई भी जवाब नहीं आया, आपने सारा नंबर वंबर शंबर सब कुछ लिखा था, आपने दूसरे हफ्ते फिर डॉन में दिया, पहली मतलब जंग में दिया था, नहीं मिला था कोई भी। वो जो 1000 रुपये जिसका कुछ पता ही नहीं चला, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। वो जो 1000 रुपये हैं वो सारे के सारे, उसका कोई बिजनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है यार, वो तो हमने बिजनेस के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए करा था। डन बेटा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया बेटा, एडवर्टाइजमेंट हो गई, गेस्ट हाउस में रहे थे उसके पैसे हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के आर द बेस्ट एवर एग्जाम्पल ऑफ गुड इज पास्ट कॉस्ट, और यू कैन से दैट संक कॉस्ट। सर इसके अंदर एक और चीज लिखी थी हमने, कमिटेड कॉस्ट। सर हमने इसके अंदर एक और भी एग्जाम्पल लिखी थी, दैट इज, बता रहा हूँ, कमिटेड कॉस्ट, ताकि वो और ऊपर वाला आसान हो जाएगा। कमिटेड कॉस्ट, सर कमिटेड कॉस्ट में क्या करना है, क्या मतलब है, सारे इधर देखिएगा। Committed costs are those costs which had already been incurring because of a decision. Committed costs are those costs which had already been incurring because of a decision, because of a decision आपकी ऐसी कॉस्ट जो कि पहले से आपकी कमिटेड है, चाहे आप कोई नया फैसला करो या ना करो, वो कमिटेड कॉस्ट पहले से आप देते हुए जा रहे हो, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द, और से सुनना, इन द रेलेवेंट कॉस्ट। सर क्या मतलब, और से सुनना बेटा, आपने नॉर्थ नाजमाबाद में एक एसीसी और सीए का इंस्टीट्यूट ओपन करा बेटा, आपने एक जो है बेंगलोर या कोई जगह जो है आपने रेंट पे ले ली, और उसका रेंट है महीने का 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए किराया है मेरा बेटा। गौर से सुनना मेरा बेटा, बहुत ही आला किस्म की एग्जाम्पल है। चलो भाई एसीसीए का जो है एडमिशन स्टार्ट हो गए, सीए की क्लासेस स्टार्ट हो गई, एसीसीए की क्लासेस स्टार्ट हो गई, दे रहे हो, कर रहे हो, थोड़ा साल 1.5 साल का अरसा गुजरा और इसमें तुम हर महीने 2 लाख रुपए की कॉस्ट दे रहे हो। मज़े की बात है कि वो जो तुमने बिल्डिंग ली हुई है मेरा बेटा, वो जो बिल्डिंग ली है तुमने, मेरा मतलब बिल्डिंग से मतलब है जो घर लिया है, वो उसमें ग्राउंड फ्लोर भी बना हुआ था और फर्स्ट फ्लोर भी बना हुआ था। लेकिन जो तुम्हारा नया इदारा था, नया इंस्टीट्यूट था, तो इतने ज़्यादा अभी आपको यूँ समझ लो कमरों की ज़रूरत नहीं थी, तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे 3 या 4 कमरे थे, उसको आप यूज़ कर रहे थे। सलमान दूसरा गौर से सुनना ज़रा जुनैद, और ऊपर का फर्स्ट फ्लोर आपका खाली था या उसको आपने पैक करके रखा हुआ था।
क्योंकि जब आपको वो रेंट पे जगह मिल रही थी तो वो पूरा घर आपको रेंट में दे रहा था 1 लाख रुपए का यार। मैं बार बार कह रहा हूँ, 500 मरतबा तो बोल चुका हूँ कि वो पूरा घर आपको रेंट पे दे रहा था 1 लाख रुपए, आधा नहीं दे रहा था। आपके दोस्त ने आपको एडवाइस दी कि यार तुम इंटर कॉलेज क्यों नहीं खोल लेते हो, एक फर्स्ट ईयर की क्लास बनाओ और एक सेकेंड ईयर की क्लास बनाओ। सारे स्टूडेंट मेरे साथ हैं बेटा, सारे स्टूडेंट मेरे साथ हैं। हमने वो फर्स्ट फ्लोर को साफ वाफ करवाया मेरा बेटा, और उसके अंदर जो है चेयर्स वगैरह जो है, समझो चेयर्स भी पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, अभी कोई भी खर्चा नहीं करा है। ताकि तुम्हें इसी एग्जाम्पल को प्रोलॉन्ग कर दूंगा तो इससे पूरी, ये मेरी सबसे बेस्ट एवर एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूट वाली, खुद ब खुद तुम इंशाल्लाह सारी कॉस्ट को अलग कर दोगे। आपने क्या करा, वो जो इंटर कॉलेज खोला है और ऊपर के 3 कमरों को एक में ऑफिस बना दिया, एक में फर्स्ट ईयर की कॉमर्स की क्लास बना दी और एक सेकेंड ईयर की कॉमर्स की क्लास बना दी। जितने भी अली रज़ा मुझे बताओ, आपको सलमान और रेंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये नए डिसीजन के ऊपर। जितने भी बच्चे माशाल्लाह 17, 18, 20 बैठे हुए हैं, ये जो हमने नया जो डिसीजन ले रहे हैं इसके ऊपर हमें नई कॉस्ट देनी पड़ेगी। समझा? तो दैट इज कॉल्ड कमिटेड कॉस्ट। वो तो पहले से है ना, हमारे पास जो है कंफर्म थी मेरे बच्चे, वो तो पहले से ही देनी है। अगर हम ये अभी डिसीजन खत्म कर दें और चलो भाई इंटर कॉलेज हम नहीं खोल रहे, तो भी 1 लाख रुपए देना है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह सबके समझ में आ गया होगा जो पहले से ऑलरेडी। अब ज़रा जहन हमजा थोड़ा सा चीज़ों को और क्लियरिफाई कर देंगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसी बात को हमजा मैं आगे लेके जाऊंगा। जहन ऊपर लिखा हुआ था, ज़रा गौर से सुना, एक एक कॉस्ट को लेके चल रहा हूँ। ऊपर लिखा हुआ था कि relevant cost in decision making, relevant cost is used, the following characteristics of relevant costing are directly attributable, incremental cost, opportunity cost, must be a cash flow। मेरा बेटा ज़रा इंक्रीमेंटल कॉस्ट को बता रहा हूँ कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है। फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा मिक्स करके सलमान, फिर ये नहीं बोलना जितने भी बच्चे बैठे हुए कि सर आपने मिक्स कर दिया है, ताकि हमें पता है कि इसको किस तरह समझाना है। ताकि मैं चाह रहा हूँ ज़रा सा अच्छी तरह समझ जाओ, तो फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँगा। ज़रा वो जो हमने नीचे ACCA का और CA का ऑफिस खोला है मेरा बेटा, गौर से सुनना, तो हमने एक अकाउंटेंट रखा था जो तुम्हारी फीसेस वगैरह जो है, फीस वगैरह तुम्हारे एडमिशन बनाता था, और एक हमने जो है ना काउंसलर रखा था जो काउंसलिंग करता था और वो जो है एडमिशन लेता था। अकाउंटेंट की 30,000 रुपये तनख्वाह थी, और सुनते जाना हाँ मेरा बेटा, और 20,000 रुपये जो है वो काउंसलर की तनख्वाह थी। दोनों वो काम करते थे ACC और CA के लिए मेरा बेटा। आपने इंटर कॉलेज ओपन करा, ओके सर, आपने वो दोनों अकाउंटेंट को बोला कि भाई कॉलेज की फीस भी अब तुम ही लोगे, इतना काम तो होता नहीं है, तुम एक और लेजर बनाओ और इसी तनख्वाह में तुम इंटर के बच्चों की जो है हिसाब किताब भी रखोगे। और काउंसलर को बोला मेरा बेटा कि जो भी एडमिशन आएगा तो तुम, अगर वो इंटर कॉलेज का एडमिशन आएगा तो उसको इंटर में एडमिशन दोगे उसी सैलरी के ऊपर। तो दैट इज़ कॉल्ड कमिटेड कॉस्ट। एक और एग्जांपल दिए मेरा बेटा, दैट इज़ कॉल्ड कमिटेड कॉस्ट। उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, उनका काम बढ़ा दिया है मेरा बेटा। कुछ बात समझ में आई है? ज़रा सा सिर्फ यस और नो करके बताओगे तो इंशाल्लाह कोई सवाल होगा तो अल्लाह पाक के, बल्कि इतना शुक्र अल्लाह पाक का कि बच्चे खुद समझ जाते हैं कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन रिजवान जैसे हरीम रिजवान ताहा, क्या हुआ, वो जो हमारा जो अकाउंटेंट है और जो हमारा काउंसलर है अली, उसने फ़ौरन जो है ना वो हमजा हमसे बोलने का, सर वैसे ही इतना काम होता है,
बिल्कुल भी फारिग नहीं होते। एसीसी और सीए के इंस्टीट्यूट जो है बच्चों का इतना काम होता है, आपने इंटर कॉलेज का काम भी शुरू करवा दिया यार। सर हम इस 20,000 और 30,000 की सैलरी पे काम नहीं करेंगे। ताहा, अली, हरीम, उमर, मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। हमने दोनों की तनख्वाह 7-7 हज़ार रुपये बढ़ा दी मानूर। ये जो 7-7 हज़ार रुपये बढ़ाई है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दैट इज़ इंक्लूडेड इन रेलेवेंट कॉस्ट, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। जो दोनों की 7,000 और 5,000, जो भी एग्जाम्पल लेनी है ले लो, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी और ये रेलेवेंट कॉस्ट में जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सबके क्लियर है बेटा। देखो हमें पता है किस वक्त किससे। सलमान तुम्हारे समझ में आया? सलमान क्लियर है? अनस, ये बच्चे बड़े परेशान होते हैं, अल्लाह का इतना इतना करम है यार। जैन अभी डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, ज़रा सुन लो, बाद में बता दूंगा यार। समझाना ज़्यादा ज़रूरी है मेरा बच्चे। तुम लोग भी फालतू सवालात बहुत करते हो। बोल रहा हूँ टेढ़ी चीज़ है, पहले सुन लो, इसके बाद कर लेना यार। अगर उसी सेम सैलरी पे काम करेगा तो कमिटेड कॉस्ट थी, तो वो कोई रेलेवेंट कॉस्ट में नहीं आएगी। लेकिन उन दोनों ने सैलरी बढ़ा दी सलमान हमने, तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इज इट क्लियर मेरा बेटा? इज इट क्लियर? ओके सर। अब ज़रा सुनना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है सलमान? और सुनना, हुआ ये, सुनना बेटा, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ज़रा सर आप एक्सप्लेन कर दें। हमने जो 1 लाख रुपए किराए के ऊपर, और से सुनना, हमने 1 लाख रुपए में जो हमने बेंगलोर रेंट पे लिया हुआ था, और उसका ग्राउंड फ्लोर पे एसीसी और सीए की क्लासेस चल रही थी, और फर्स्ट फ्लोर मेरा बेटा खाली था। जैन फर्स्ट फ्लोर पूरे जो है खाली था, कोई यूज़ में ही नहीं था। सलमान हमने क्या करा, वो जो ऊपर के 3 कमरे थे, मानूर मैं बार बार कह रहा हूँ हरीम, वो 3 कमरे हमने 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये रेंट पे किसी को दे दिए। हमने खुद तो रेंट पे लिया हुआ है माशाल्लाह, और ऊपर के 3 कमरे किसी को छप्पर में रेंट पे दे दिए। तो हर महीने हमें 30,000 रुपये की इनकम आ रही थी। पहले तो ये बताओ, ये सबके क्लियर है या नहीं? पहले तो ये बताओ, हर महीने क्या आ रहा था? 30,000 रुपये रेंट आ रहा था, जो ऊपर की जगह हमारे लिए जो है उम्र बेकार थी। सलमान, जैन, थोड़ा टेक्निकल है ना बच्चे, इसलिए थोड़ा सा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि सर क्यों इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। हमजा, आपके दोस्त ने आके ताहा बोला कि क्या बेवकूफ़ों वाले काम कर रहे हो, इतनी हॉट जगह पे और इतनी फेमस जगह पे हरीम, तुमने जो है ये ऊपर का पूरा फ्लोर जो है बेकार, जो है यूज़लेस पड़ा हुआ है, सिर्फ 30,000 रुपये जो है तुमने दे के उसके अंदर तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो यार। चलो तुम इंटर का कॉलेज खोलो यार। और तुम्हें मैं पक्का बिलीव से कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि 30,000 से ज़्यादा कमाओगे। इधर तक मेरी बात समझ में आई है सबके? तुम्हें अभी 30,000 रुपये बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जब इंटर का कॉलेज खुल जाएगा या तुम कोई स्कूल खोल लोगे, उसमें तुम्हारे पास ज़्यादा एडमिशन आएंगे, तो मेरा बिलीव है कि शायद तुम 1-2 लाख रुपए भी कमा लो। अपनी तरफ से एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। तो भाई इधर तक समझ में आया है सबके? इधर तक सबके क्लियर हुई बात? तो हमने जैन वो जो है उमर ऊपर वाला फ्लोर जो कि तकरीबन 1-2 साल से रेंट पे दिया हुआ था, सलमान उसको खाली करवा लिया। तो अब मुझे बताओ, एक गौर से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना। जो नया डिसीजन ले रहा हूँ, क्या नया डिसीजन ले रहा हूँ, ज़रा देखता हूँ कितने बच्चे मेरे साथ हैं। मैं क्या नया डिसीजन ले रहा हूँ, जल्दी बताओ। मैं क्या नया डिसीजन ले रहा हूँ? वेरी गुड बेटा, इंटर कॉलेज खोलने का। एक्सीलेंट जैन, शाबाश।
सलमान वेरी नाइस। हमजा, मैं इंटर कॉलेज का जो डिसीजन ले रहा हूँ तो उस कॉलेज का डिसीजन लेने के लिए मुझे 30,000 कुर्बान करने पड़ रहे हैं, मुझे 30,000 रुपये सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं अरीम, दैट इज कॉल्ड माई रेलिवेंट कॉस्ट। तो वो 30,000 रुपये रेलिवेंट कॉस्ट में जाएगी। वो तो जब कमाएंगे, तो जब की बात जब है कि वो बोल रहे हैं कि भाई जब स्टार्ट हो जाएगा और हम 1 लाख कमाएंगे और 2 लाख कमाएंगे, वो तो अल्लाह को पता है, अल्लाह नोज़। लेकिन अभी आपको ये डिसीजन लेने के लिए मेरे ख्याल से 30,000 रुपये कुर्बान करने पड़ेंगे। सबके क्लियर होगी बात अल्हम्दुलिल्लाह, शायद सबके ये है, यानी उस डिसीजन के लिए कोई चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़े तो सलमान, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रेलेवेंट कॉस्ट में डालोगे। इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट लोगों के। अब ये भी हो सकता है कि समझाने के ऊपर भी है कि वो कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं कोड हो रही होगी तो डेफिनेटली बच्चों को क्लैरिफाई नहीं होता, जैसे कि इट्स ऑल अबाउट द थ्योरी, कि उसके ऊपर जो है सलमान वो बच्चा क्लियर नहीं कर सकता। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रा जुनैद गौर से सुनते जाना, तो सबको एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करते रहना तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैंने शुरू में इसलिए एग्जाम्पल नहीं ली ताकि एक साथ समझ में आ जाए। सर, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे समझ में आ गया है कि वो जो हम जो ऑल्टरनेट छोड़ेंगे उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे उस डिसीजन के लिए, तो वो रह जाएगा उस। अब बताओ हम क्या डिसीजन लेने जा रहे थे, इंटर कॉलेज खोलने जा रहे थे। उस इंटर कॉलेज के लिए, अच्छा एक और इधर हरीम मानूर, एक और बात क्लियर करूं सारे बच्चे जितने भी बैठे हैं, अली, जुनैद, वो जो हमारे नीचे जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है जो 30,000 रुपये ले रहा है, और जो हमारा क्या नाम है काउंसलर है 20,000 रुपये ले रहा है, उन्होंने दोनों ने काम करने का मना कर दिया कि नहीं सर, हम कॉलेज का काम कर ही नहीं सकते, आप हमारी सैलरी बढ़ा देंगे तो भी हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास बेताशा लेट हो जाते हैं, हम 7-7 8-8 बजे तक बैठते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमने नए बंदे हायर कर लिए, हमने एक नया बंदा जो है अकाउंटेंट हायर कर लिया और नया एक काउंसलर हायर कर दिया मेरा बेटा, तो वो तो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में चली गई, वो तो डायरेक्टली उस डिसीजन के ऊपर ही की कॉस्ट है, तो वो डायरेक्ट उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। बहुत अच्छी तरह समझाया है मैंने, समझ लो। तो डायरेक्ट जो बंदा उसके लिए उस डिसीजन के लिए हायर करोगे तो वो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो गई। नहीं आई बात समझ में बेटा? कोई मुझे एग्री करेगा? क्या समझ में आया? जो नया अकाउंटेंट रख दिया, जो नया बंदा मैंने रख दिया काउंसलर के लिए, तो उसकी जो सैलरी है समझो 20,000 और 10,000 रुपये में रखा है, तो ये दोनों डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो गई मेरा बेटा। अब आपके ऊपर है, समझने वाले को ज़रा सा यस या नो में जवाब दे दो यार प्लीज़। मैं चाह रहा हूँ बहुत अच्छा समझाना एग्जाम्पल के थ्रू। सबके क्लियर है? ज़रा बता दो। अब हरीम एक और बात, इंक्रीमेंटल कॉस्ट के अंदर एक और जहन बता दूँ, तुमने एसीसी और सीए के लिए जो है वो टीचर्स रखे हुए थे हरीम, जिनको तुम सैलरी देते थे। तुमने क्या करा जहन, उन्हीं टीचर्स को बोला कि हमने इंटर कॉलेज खोला है, आप इंटर के बच्चों को भी जो है अकाउंटिंग पढ़ा दीजिएगा जहन। तो उनकी जो एसीसी और सीए की तनख्वाह थी उसके अंदर आपने क्या करा, इंटर की तनख्वाह को और भी बढ़ा दिया, तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया। मानूर सबके समझ में आ रहा है? अनस, अगर उसके अंदर उसकी तनख्वाह को बढ़ा कर दे दिया तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई, वो रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। और अगर वो उसी तनख्वाह में काम कर रहा है, जो कि नहीं हो सकता, उसी तनख्वाह में जिसमें एसीसी और सीए पढ़ा रहा था उसमें इंटर भी पढ़ा दे, तो फिर वो आपकी कमिटेड कॉस्ट हो गई। शायद अल्लाह के हुक्म से समझ में आ गया होगा। काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल, ताकि ज़िंदगी भर F5 के अंदर भी रेलेवेंट कॉस्ट होती है, तो अल्लाह पाक का एहसान है कि बहुत अच्छी तरह से बच्चे को बता देते हैं। अब आपके ऊपर है, जितना कंसंट्रेट करोगे इतना अच्छा क्लियर होता जाएगा। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल, अच्छा हमारे एसीसी और सीए के टीचर्स ने जहन जो है वो पढ़ाने का मना कर दिया कि नहीं सर, हम जो है इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। आपने सारे नए टीचर हायर कर लिए मेरा बेटा,
उन सब की सैलरी किस में जाएगी? देखते हैं उमर कौन जवाब देता है। वो जितने भी नए टीचर हायर कर दिए हैं नए सिरे से जो सिर्फ इंटर के लिए करें वो किस में जाएगी बेटा? वेरी गुड बेटा सलमान, एक्सेलेंट बेटा, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल था, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। होपफुली बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हरीम, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल, उस डिसीजन की डायरेक्ट कॉज जो है वो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल है, उसके ऊपर जो इंक्रीमेंटल लग रही है। एक और बात लास्ट, क्या याद रखोगे? हमारा जो है नीचे का ग्राउंड फ्लोर पहले खुलता था मिसाल के तौर पे, और हमारा लाइट का बिल 15,000 रुपये आता था। अब ऊपर के तीनों कमरे भी खुलेंगे और इंटर की क्लासें भी होंगी और एक जो है एडमिन का भी जो है रूम होगा। तो हमारा जो है लाइट का बिल 15,000 से बढ़कर, मिसाल दे रहा हूँ, 22,000 रुपये आया है। कितनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगी है मेरा बेटा? सॉरी मैंने खुद ही जवाब दे दिया। ये कॉस्ट क्या कहलाएगी? ये जो 15,000 से जो 22,000 हो गया तो ये क्या कहलाएगा मेरा बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीमेंटल। क्लियर है मेरा बेटा? पक्का है? सबके क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह सबके क्लियर है बेटा? सबके क्लियर है? अब ज़रा सुनो, वो अब आप रिकॉर्डिंग ले लो, कोई मसला नहीं है भाई, इधर कंसंट्रेशन होगा तो कभी भी नहीं मसला होगा। नेक्स्ट देखो, इंक्रीमेंटल के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दी, ये मस्ट बी अ कैश फ्लो, सारी की सारी जो है एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ कैश होने चाहिए। जो नया डिसीजन लिया है तुमने, उस पर जितनी भी आपकी कॉस्ट लगेगी वो सारी इन टर्म्स ऑफ कैश में होनी चाहिए मेरा बेटा। ओके, एक बात ये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा गौर से सुनो। सारी कॉस्ट कैश में होनी चाहिए, नॉन कैश कोई नहीं होनी चाहिए बेटा। अच्छा एक और बात सर, ये भी हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी हो गया रेलेवेंट कॉस्ट में बता दिया। पास कॉस्ट, उस डिसीजन से लेने से पहले जितने भी तुमने खर्चे करे वो सारे के सारे तुम्हारे जो है पास कॉस्ट कहलाती है, वो नहीं आएगी। कमिटेड कॉस्ट जो पहले से चलती हुई आ रही है वो नहीं आएगी। और सर एलोकेटेड कॉस्ट क्या है? वो भी नहीं आएगी। सर क्या मतलब एलोकेटेड कॉस्ट? मैंने लाइट के बिल की एग्जांपल दी थी, पहले 15,000 रुपये आई थी, पहले 15,000 रुपये आई थी और अब जो है आपके पास 22,000 रुपये आई है। तो मुझे बताओ इन दोनों को तुम बाइफिगरेट कर सकते हो? ये एलोकेशन उधर से आया है तुम्हारे MA1 से। याद करो तुम लोग ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ते थे, उधर था एलोकेशन अपॉर्चमेंट, याद करो, जिसमें तुम जो एक कंबाइन ओवरहेड थे उसको बांटते थे। जुनेद, करीम, शायद थोड़ा बहुत याद हो सबको। रीअपॉर्चमेंट, वेरी गुड जुनेद। तो मेरा सवाल है, पहले जो है जैन हमारा 15,000 रुपये लाइट का बिल आता था, 22,000 आया है, तो मुझे ज़रा बताओगे किसका? और जो है हमेशा 15,000 ही आता था, 22 है, तो बाइफिगरेट कर सकते हो? कॉस्ट शेयरिंग, बिल्कुल सही हमजा, वेरी नाइस बेटा। तो वो 15,000 रुपये एलोकेटेड कॉस्ट में आएगी, वो नहीं आएगी, सिर्फ 7,000 रुपये रेलेवेंट कॉस्ट में जाएंगे। क्लियर है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सबके क्लियर है बेटा? ये ज़रा कॉपी करो, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। थोड़ी स्लाइड में छोटी कर रहा हूँ,
इसके अंदर बीच में जो है ना इस तरह से गैप छोड़ देना और इधर से लिखना शुरू करूँ। हाँ,